जो भाजपा है, मोदी हैं, वो लगातार उनका स्तर गिरता जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कुछ ना कुछ 10 साल राज करने के बाद एक ब्रांड पर, एक पॉलिटिक्स पे असर जरूर पड़ता है। लेकिन नमस्कार, मैं एसपी सागर, टीपीएन 20 न्यूज से। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प वीडियो 2024 के लोकसभा चुनाव का परिदृश्य, कांग्रेस या बीजेपी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द पॉलिटिक्स। तो ये बहुत ही सारे बिंदु हैं और इंपॉर्टेंट बिंदु हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड अगर राजनीति में एंटर करता है तो राजनीति में एंटर करने के लिए वह व्यक्ति आखिर कैसे अपने आप को लीड कर सकता है, कैसे अपने आप को ब्रांड कर सकता है, कैसे वह देश की राज्य की सत्ता पर काबिज हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, उन बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके बाद जो है 2024 का परिदृश्य सिनेरियो क्या है, क्या मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे, क्या कांग्रेस उनको लीड दे पाएगी। बहुत ही धमाकेदार वीडियो, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे क्यूआर कोड पर आपको बेहतरीन वीडियो लगे तो जरूर सपोर्ट करें और मेरे साथ पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो और वह राजनीति में कदम रख सकता है, लेकिन आने वाले समय में देश के लिए हर सेक्टर के एक्सपर्ट, चाहे पीएचडी, चाहे एमफिल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, जो जाति भावना ना रखते हो और देश में आगे ले जाना चाहते हैं, अखंड भारत को सशक्त बनाना चाहते हो, भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आज भी, ऐसे हाई एनर्जी वाले लोगों की देश में आज भी जरूरत है। तो बात करते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। तो कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और किन बिंदुओं पर राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए और मौजूदा समय में जो सत्ताधारी है किन बिंदुओं पर काम कर रही है और उसे सफलता क्यों मिल रही है और देश की जनता क्या चाहती है और सरकार क्या चाहती है। तो बहुत सारे मुद्दों से पहले पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम 15 पॉइंट, 15 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि नेता, देश का नेता, देश का लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर आखिर कैसा होना चाहिए कि वो देश को चला सके। दोस्तों, देश का जो भी नेता हो, सत्ताधारी, उस नेता भारतीय संविधान से के प्रति समर्पित हो और वह उनके जो संविधान है, जो कानून है, जो देश की आस्था है, उनके बिंदुओं को याद रखते हुए वह अपना फ्यूचर बनाने के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य बना सकता है अगर वो एक्सपर्ट है, स्किल है तब। तो अगर आप एक बेहतरीन ब्रांड बनना चाहते हैं तो क्षेत्र की जनता को, जो मैं आगे पॉइंट बात करूंगा उनमें स्पष्ट हो जाएगा कि देश को आखिर किस तरह के नेता की जरूरत है, किस तरह का काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ताकि अब वह जो व्यक्ति अपना फ्यूचर राजनीति में बनाना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, देश के प्रति समर्पित है, तो वह एक बेहतरीन ब्रांड कैसे बनेगा। तो ब्रांड बनने के लिए देश की जनता के पास जाना होगा, उनकी समस्याओं को पूछना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो जनता के बीच में जाएगा, शिक्षा, न्याय और गरीबी और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ता है या फिर नगर पंचायत या नगर निगम के चुनाव लड़ता है, तो कैसे वह अपना फ्यूचर बना सकता है या अपने सामाजिक सेवा करके वह उन लोगों का फ्यूचर बना सकता है जिसकी देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो नगर क्षेत्र है, जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, उनमें क्या काम करे। तो वह सबसे पहले अपने क्षेत्र की समस्या, सबसे बड़े मुद्दों पर विचार करे और उस समस्या को हल करे, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे जल जीवन से जुड़ा हो, गरीबी से हो, न्याय से हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ, उन मुद्दों पर अगर बेहतर तरीके से काम करे तो मुझे उम्मीद है वो एक बेहतर नेता साबित होंगे और अपने चुनाव में आप जरूर जीतेंगे।
तीसरा पॉइंट है, सत्ताहीन नेता को कैसे क्षेत्र की जनता को समस्या को दूर करना चाहिए। वह क्षेत्र में जाकर अपनी समस्या को, जो लोग विषम परिस्थिति में जी रहे हैं, उन समस्याओं को हल करें, उन समस्याओं पे काम करें और एक फ्रेमवर्क बनाकर हर रोज 10 क्वेश्चन, 10 समस्याओं को हल करें और वो निश्चित वो उस क्षेत्र का जो है एक लीडर बन सकता है। तो अब आता है चौथा पॉइंट कि जातिवादी राजनीति से किसका फायदा है। और यहां पर जो है, हमें अगर कोई चुनाव जीतना है, सत्ता में पहुंचना है, तो रोजगार, जल जीवन, गरीबी, न्याय, शिक्षा, कृषि, कानून और किसानों के लिए काम करें। लेकिन आज मौजूदा समय में इन चीजों को दरकिनार करके शॉर्टकट मेथड और इवेंट के बल पर, एक पीआर इवेंट के बल पर, फीडबैक के बल पर, इंटरनल सर्वे के बल पर सत्ता में कैसे पहुंचते हैं। वो समझते हैं कि आखिर जनता में किस चीज की जरूरत, और सर्वे में वो बात निकल कर आती है तो उससे बड़ा वो इवेंट को बिल्ड करते हैं, इवेंट को, कैंपेन को रन करते हैं। चाहे वो जाति धर्म का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को आगे लेकर वह नेता शॉर्टकट में सत्ता में पहुंच जाते हैं। जबकि देश के या आपके क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आप चुनाव, जो जरूरत है वो जनता जानबूझ कर उन चीजों को भूल जाती है। क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, एक समुदाय को बिल्ड होता है। जैसे मोदी ने एक हिंदू कम्युनिटी को बिल्ड करा है और उस कम्युनिटी के मजबूत बिल्ड होने के साथ, एक नेटवर्क को बिल्ड करने के साथ, लोगों से कनेक्ट होने के साथ और एक आस्था से जुड़कर मोदी ने सत्ता में पहुंचे 2014, 2019 और 2024 में। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं और मेरा नतीजा जो सटीक है, जिस तरह कांग्रेस कैंपेन इवेंट के बल पर, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बल पर सत्ता में पहुंचने की सपने देख रही है, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। दरअसल जो लोग मोदी एनडीए के विरोधी हैं, वो और जो लोगों को नेशनल चैनल से निकाला गया है, वह सारे लोग मोदी की खुलकर आलोचना करते हैं। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि सच को कहिए, आलोचना करने से आप अच्छे नेता, अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। ये मैं दावे के साथ, एक अच्छे प्रशासक बनिए। आपको चाहिए कि आखिर मोदी 2 बार सत्ता में कैसे पहुंच गए, क्या लीडरशिप थी, क्या फार्मूले थे। उन फार्मूला को, उन स्ट्रेटजी को, उन मार्केटिंग टिप्स को, पॉलिटिकल मार्केटिंग टिप्स को जनता के बीच में रखा जाए, तो मोदी की तरह आपको, हर व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। मोदी जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मैं अगला वीडियो आपको दूंगा। अभी जो 31-32 राज्य में से कम 10 राज्यों का मैं आपको एक परिदृश्य, एक सिनेरियो रखूंगा कि बीजेपी का जो शेयर वोट बैंक था वो कितना था और उसमें बीजेपी आज भी मजबूत है। तो अगले बात करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो 5वां पॉइंट है, राजनीतिक दल और पार्टी किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। तो मैंने पूर्व में बताया कि शिक्षा, जल जीवन, गरीबी, न्याय और कृषि, किसान जैसे बेहतरीन मुद्दों पर काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि जैसे मोदी 2 बार सत्ता में आए, कोई वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। ये सही है कि 100% कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता इस मामले में खरा नहीं उतरता है। लेकिन फिर भी जिस तरह मोदी की गारंटी, मोदी की विकास वाली गाड़ी, मोदी गारंटी गाड़ी जो पिछले कई राज्यों के गांव में पहुंच रही है, लोगों को पकड़ पकड़ कर योजना का लाभ देने की कोशिश कर रही है कि भैया अगर आप पात्र हैं तो आपको उस योजना का लाभ मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो जिस तरह उन्होंने जनता के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं से जुड़ने का काम किया है, गरीब से खातों में पैसा डाला है किसान सम्मान निधि का और राशन फ्री दी है, और इस तरह मोदी ने जनता का इसके साथ कनेक्ट होने का काम किया, तो उनका फायदा उन्हें मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन जिस जो फीडबैक है, जो इंटरनल सर्वे है, जो रिसर्च है, जो इवेंट है, इसके बल पर मोदी सत्ता में पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सटीक विश्लेषण और सटीक ट्रुथ है ये, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस से मिलकर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जो स्थानीय पार्टी मोदी से अलग लड़ रही है वो आंध्रा की बात करते हैं, जहां पर जो पार्टी है जो जगनमोहन रेड्डी की, वो अलग लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे जो दल हैं, मैं बताऊंगा कि कितने दल हैं, वो मिलकर अपने बल पर लड़ते हैं, बाद में सत्ता के साथ चले जाते हैं। तो
अब बहुत सारी जो पत्रकार बताते हैं, जो मोदी के सताए हुए जो नेशनल चैनल से निकाले गए हैं कि जो भाजपा है, मोदी हैं, वो लगातार उनका स्तर गिरता जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कुछ ना कुछ 10 साल राज करने के बाद एक ब्रांड पर, एक पॉलिटिक्स पे असर जरूर पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के दम पर, रिसर्च के दम पर वो सत्ता में लौटना चाहती, लौटेगी, क्योंकि वह चाहती है चाहे वो कोई सा प्रदेश हो जहां उसका शेयर वोट बैंक ज्यादा है, तो वहां पर वो स्थानीय पार्टी से मिलकर दूसरे लोगों को उतारेगी और सत्ता में पहुंचेगी, इस बात की गारंटी है। और इसलिए भाजपा सत्ता में पहुंच रही है। जो कमियां थी वो दूसरा दल, स्थानीय दल लड़के आएगा, जीतेगा और वो एनडीए के साथ हो जाएगा, इस तरह सत्ता में पहुंचेंगे। और कुछ दिन पहले अफवाह उड़ी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों को इस टिकट काटेगी, तो इसमें झूठ नहीं है, सच है। वो वहां से कहीं भी अगर उसका एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से उसका प्रत्याशी टिकट मांग रहा है, तो सभी प्रत्याशियों को साइडलाइन करके वहां के जो विपक्ष है उसकी पार्टी उनके साथ शामिल होंगे और उसे टिकट देगी, और उसे टिकट देने के बाद वह जीतेगा गारंटी के साथ। तो वोट शेयर इस तरह मोदी का बड़ा है। तो मोदी की जो स्ट्रेटजी उसको फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना। 6 नंबर, स्थानीय नेताओं को क्षेत्र में क्यों सक्रिय रहना चाहिए। अगर जब भी कोई भी चुनाव होता है तो 2-3 महीने पहले सत्ता में आकर, क्षेत्र में जाकर जो नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, संभावित, वो क्षेत्र में काम करते हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। शादी बरात हुई, परेशानी सुख दुख में जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। और वो जो चाहते हैं कि मुझे कांग्रेस से, बीजेपी से, बीएसपी से या किसी पार्टी टिकट मिल जाए और मैं आराम से जीत जाऊंगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अखंड भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं, तो आपको क्षेत्र में रहना पड़ेगा, जनता की, क्षेत्र की समस्याओं को हल करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। मोदी को, कांग्रेस को, नेहरू को या गौर से किसी को गाली देने से आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमारे देश की कल्चर नहीं है। जिस कल्चर को हम युवा, हम नेता बिल्ड कर रहे हैं, इस कल्चर को बिल्कुल नकार देना चाहिए। हमें देश की जनता के साथ काम करना चाहिए। तो स्थानीय नेता जब क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो अगला है 7वां, पीके की पॉलिटिकल स्टडी कंसल्टेंट प्रशांत किशोर है। एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम है और वो अपने सिस्टम के द्वारा कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारे पार्टी को लाभ दे चुके हैं और अपनी स्टडी, अपने कैंपेन के बल पर उन्हें सत्ता दिला चुके हैं। तो ये बात सही है कि पीके एक एक्सपर्ट है। पूरे देश में ऐसे और इसके लोगों की जरूरत है। वो राजनीति में आकर एक नया माहौल, एक ऊर्जावान, एक बेहतरीन माहौल बनाए, देश को सक्षम बनाने के, ना कि जनता की जरूरत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे मुद्दा लेकर, राम मंदिर जैसे और बहुत सारे मुद्दे हैं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के मामले लेकर लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि विकास पर, देश को आगे ले जाने को लेकर जैसे मुद्दों पर काम करें तो उनको वोट देना चाहिए। देश को आज भी, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, देश को आज भी देश के लिए जरूरत है इसके लोगों की पॉलिटिक्स में, आईएएस, एमफिल, पीएचडी की और एक्सपर्ट लोगों की हर सेक्टर के। आज सरकार गठन होने के बाद ये पैसे वाले कारपोरेट लोगों को और जो अपना व्यापार करते हैं उन्हें बहुत बड़े मंत्री और मंत्री के पद दिए जाते हैं और ताकि वह अपना पैसा कमा सके। लेकिन हमें देश के लिए एक्सपर्ट लोगों की आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत थी, और सरकार को, चुनाव आयोग को मिलकर ऐसा बिल लाना चाहिए कि एक्सपर्ट हैं लोगों को इस क्षेत्र में नियुक्त करना चाहिए और उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए ताकि देश का कल्याण हो सके। अगर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, वो जो समिति बनी थी उसके सदस्य, उन्हें संविधान लिखा, अगर वो 10 साल और रहते तो हमारा देश सोने की चिड़िया गारंटी के साथ होता। लेकिन जो रणनीति इस्तेमाल हो रही है देश के लिए वो हानिकारक है। सत्ता में पहुंचने का फार्मूला हो सकता है, आपका फीडबैक हो सकता है, आपका इंटरनल सर्वे हो सकता है, आपका रिसर्च हो सकता है, लेकिन आपको जीतने के लिए फार्मूला मिल गया। लेकिन हमारा देश जो हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था, विकसित बनाना, वो फार्मूला कहां से आएगा। वो फार्मूला इकोनॉमिस्ट होंगे और एक्सपर्ट होंगे, अपने सेक्टर के मार्ग वो ही लोग दे सकते हैं। तो अगर हमें ताकतवर बनाना है तो एक्सपर्ट लोगों को राजनीति में उतारना चाहिए ताकि वो आगे चलकर देश के भविष्य के बारे में सोचें। तो अगला है 8वां, चुनाव के लिए अब नया पैटर्न क्या बदल गया है।
जैसे हमें जनता के मुद्दों पे काम करना चाहिए थे दोस्तों, लेकिन हम जनता के मुद्दों को, जैसे पेपर लीक मामला है, किसान मामला है, किसानों का आंदोलन पिछले रहा था कि एमएसपी मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें रोड पे कंक्रीट कांटे बिछा रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जो जनता वोट देकर जिस नेता को सेलेक्ट करती चुनती है, उसको अधिकार है कि वह अपनी मांग उठाए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की जो चीजें, सरकार की जो संपत्ति, उसको नुकसान भी ना पहुंचाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग करे और सरकार भी उस मांग को सुने। अभी सरकार हिट एंड रन कानून को लेकर आई, जिस कानून में सरकार को फुटबैक पे आना पड़ा। तो सरकार ऐसे कानून को लाया है, पिछले साल जो किसान बिल आया था उसको लेकर 750 किसान ने मतलब वहां घटना स्थल पर खत्म हो गए। मीडिया सूत्रों का दावा, इस बार भी जो धरना चला, एक शिवकरण नाम का पंजाब का व्यक्ति मर गया बठिंडा का, और उसके जो गोली लगी, जो मीडिया सूत्रों का दावा है, बहुत सारे न्यूज में ये दिख रहा है। तो सरकार ऐसी हो जब जनता के हित की काम करे। तो सरकार जो शॉर्टकट के फार्मूले हैं, जो नया पैटर्न बदला है कि भैया फीडबैक ले लो कि किस चीज की जरूरत है, तो रिसर्च कर लो और इंटरनल सर्वे कर लो, ताकि बल पे हम सत्ता में पहुंच रहे हैं, और लोग इसके बल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हानिकारक है। सिर्फ लाभदायक वह है जो देश की जनता के लिए समर्पित है, देश के लिए लाभ देने वाला और देश के हर व्यक्ति को कल्याण हो, ऐसी योजनाओं को देश की आज जरूरत है। तो अब बात करते हैं नवा पॉइंट। पिछले चुनाव बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव में ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने 4,990 करोड़ रुपए खर्च करा। जनता की जरूरत को समझा, जनता राम मंदिर चाहती, जनता धर्म चाहती, जनता हिंदू मतलब चाहती है, और मीडिया के बल पर इन मुद्दों को, इवेंट के बल पर सत्ता में पहुंचने का काम किया। तो आपको लग रहा है कि जाति धर्म के नाम पर सत्ता में पहुंचना है, तो कमेंट करें। अगर देश की जनता चाहती है तो वही करें, लेकिन क्या सचमुच देश की जनता चाहती है? क्या आप नौकरी नहीं चाहते? क्या आप रोजगार नहीं चाहते हैं? क्या आप जॉब नहीं चाहते हैं? क्या आप न्याय नहीं चाहते हैं? या आप शिक्षा नहीं चाहते हैं? क्या गरीबी मिटाना नहीं चाहते हैं? क्या किसान की आय दुगनी तिगनी नहीं चाहते हैं? तो क्या इन चीजों की जरूरत आज भी नहीं है? जी हां, बिल्कुल है, लेकिन सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। दूसरी तरफ अभी यूपी में जो मोदी का एक गेम प्लान था, जिसके तहत जयंत को अपने साथ लाना था, जो सपा के साथ थे, अखिलेश यादव के साथ थे, तो मोदी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को, जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत रत्न दिया और एक जाट समुदाय को खुश कर लिया, किसान समुदाय को खुश कर लिया। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस, समाजवादी, बहुत सारी पार्टी करी, तुम एक तरफ भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो पंजाब से आए लाखों किसान वो एमएसपी के लड़ रहे हैं। आप एमएसपी उनके 23 जो फसलें उस पर क्यों नहीं दे रहे? 4 फसलों पर दे रही थी, लेकिन जो किसान थे वो नहीं माने, उनको 23 फसलों पर जो एमएसपी चाहिए थी। तो किसान और सरकार के बीच में कोई बात नहीं बनी दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चुनाव के लिए सरकार जो बनती है, जो राजनीतिक पार्टी है, वो एक बहुत मोटा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ती हैं। जनता की जरूरत को वो फाड़ में, ताक में डाल देती हैं। तो इस देश में आज भी जो जनता की जनता की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, चैलेंज है, उनको सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आप सत्ता में पहुंचकर जनता के वोट से बने हैं, ना कि उन्हें खालिस्तानी कहना चाहिए और उन्हें इस तरह के शब्दों नवाना बेहद घटिया और गलत है। ठीक है, तो अगले बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जो है इस जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क से आदमी 100% सत्ता में जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, राजनीति में पहुंचने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करिए। एक फ्रेमवर्क, अपनी समस्याओं को, जो क्षेत्र है उसमें समस्याओं को लिखिए रोज, और उन समस्याओं का एक फ्रेमवर्क बनाइए, उस फ्रेमवर्क को हल कीजिए। तो ऐसा करने से आप, अब भी चुनाव में टाइम है लोकसभा के या फिर जो भी चुनाव हो, फ्रेमवर्क के तहत आप जो है उन फ्रेमवर्क को हल कर उन्हीं जो समस्या, जो चैलेंज है, तो आप सत्ता में पहुंच सकते हैं, जीत सकते हैं। और मैं भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत सारे एक्सपर्ट की जानकारी रखता हूं, और आप मेरी मदद ले सकते हैं। मैं सटीक इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर मेरे फार्मूले के साथ चलेंगे तो गारंटी सफलता मिलेगी। फिलहाल अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, किस तरह के लोग राजनीति में आना चाहिए। मैंने आगे भी बात की कि आज भी देश में हर सेक्टर के एक्सपर्ट, पीएचडी, एमफिल जैसे महारत हासिल करने वाले अनुभवकारी
जो शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको, और आईएएस पीसीएस को देश में आगे आना चाहिए। देश के आर्थिक विकास को, देश को आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। तब हम देश को सचमुच आगे ले सकते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और विकसित राष्ट्र बनना देश के लिए आज बहुत जरूरत है कि अगर हमारा देश विकसित होगा तो हमारे पास आय होगी, रोजगार होगा और हम दाने को नहीं तरसेंगे। आज भी देश में 10 साल नरेंद्र मोदी ने राज किया है और गरीब लोग ठोकरे खा रहे हैं, उन्हें पे रोजगार नहीं है। और जो फैक्ट्रियां थी वो बंद हो सकी हैं, उन फैक्ट्रियों को, उन प्रोजेक्टों को बंद नहीं किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति जो था, अभी एक चैनल पे कह रहा था कि जो सरकार है वो 10% कारपोरेट लोगों को आगे ले जाने का काम कर रही है और 90% लोग दुखी है। तो ये बिल्कुल गलत है। कारपोरेट को मजबूत करने का मोदी का इरादा है कि इकोनॉमी मजबूत हो, जीडीपी मजबूत हो, ताकि देश मजबूत हो। जीडीपी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए उद्योग को मजबूत करना पड़ेगा, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा और तभी हमारा देश विकसित बन जाएगा। तो यह आरोप गलत है। 11वां जो हमारा पॉइंट है, किस तरह के, हो गया 12वां, सॉरी, देश में किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। देश में बहुत सारे मुद्दा हैं। अभी झारखंड की बात कर लो, जहां पर जो जंगल हैं वहां पर जंगलों पर वहां की सरकारें और केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट लोग मिलकर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लगातार जंगलों को काट रहे हैं और वो जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर सरकार दमनकारी नीति चला कर उन्हें दमन कर रही है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी मुद्दा है और न्याय का मुद्दा है, जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो न्याय से वंचित रहते हैं। ना सरकार, ना राजनीतिक पार्टी, कोई भी उनकी हक की लड़ाई नहीं लड़ता है। आज भी देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए गरीब के पास कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई सपोर्ट करने वाला, ना कोई एनजीओ। सब बकवास करते हैं, सब फंड लेते हैं और आज भी गरीब को न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए कोई भी नहीं, सरकार के अलावा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कोई सेक्टर में काम करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे रोजगार है, एक राजनीतिक पार्टी हो या 1% हो, अब जनता के बीच में जब आप काम करोगे सरकार आपको सपोर्ट करेगी गारंटी के साथ। लेकिन आपको सिर्फ जो सत्ताधारी है उनको गाली देने के अलावा टाइम नहीं मिलता, आलोचना करने टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए आप जनता के बीच में काम करिए। अगर जनता के बीच में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको देश की जरूरत है तो मुद्दा, आपके क्षेत्र के मुद्दा ढूंढिए, समस्या चैलेंज को ढूंढिए, उनको हल कीजिए। सत्ता आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। आप जिस चुनाव में खड़े होंगे, लोकसभा विधानसभा में, निश्चित जीतेंगे, ये मेरा दावा है। पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर जो 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई, 2019 में आई, लेकिन उनका गिरा तो क्यों गिरा? क्योंकि वह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हल ना कर सकी और उन मुद्दों को उठाकर जो विपक्षी पार्टी अपोजिशन है वो जनता के बीच में जाए और जनता आपकी समस्या को हल, जनता की समस्या जब आप हल करेंगे तो जनता आपको निश्चित वोट देगी। तो बीजेपी ने 350 को पार का नारा दिया था 2019 में, आपको याद होगा, लेकिन बीजेपी को 303 सीटें मिली, एनडीए को 353। जो वादा किया यानी सब मिलाकर जो 353 यानी 350 पार बताया था, 353 सीट एनडीए को मिली थी। तो अपने वादे के मुताबिक पहुंची थी बीजेपी। और जिस बीजेपी को देश में 37.36% वोट और एनडीए को 45% वोट मिला। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 52 सीटें, यूपी को 52 सीटें और कांग्रेस को 19.5% शेयर वोट और यूपी को 26%। अब बीजेपी 37% पे, कांग्रेस 19% पे। तो कांग्रेस अब भी लीड देना संभव नहीं है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा, जब चुनाव होते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इससे पहले भी हम देश में काम कर सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता हमें न्याय दिलाएगी, दावा। लेकिन चुनाव से पहले आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता बहुत जल्दी ऐसे लोगों को नकार देती कि चुनाव के टाइम आए थे, इससे पहले आपको टाइम नहीं था क्या? तो जो है मैंने बताया कि एनडीए अपने वादे के मुताबिक और बीजेपी अपने वादे के मुताबिक सीट तक पहुंच गई 2019 में। अब की 400 पार है, 370 पार है। ऐसा मोदी का वादा है कि भैया 370 कम से कम आ गए तो हम देश को भारत विकसित बना देंगे। तो उनके विकसित बनाने के और उनके जो पीछे वादे हैं नरेंद्र मोदी के 2014 2019 की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे वादे करे जो पूरे नहीं करे, लेकिन अपने वादों पर 70% उतरने की कोशिश की और
फिर भी राजनीति में किसी भी सेक्टर की बात कर लो, जो वादा करते हैं उसको सटीक वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस विपक्षी दल है, वो मिलकर उस चीज को कैश कराते थे। कैश कराना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए, जहां हल करना चाहिए। लेकिन एंड टाइम पे जो कांग्रेस अलर्ट हुई है, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका फायदा 10 साल बाद मिलेगा। तो कांग्रेस लगी हुई है कि मोदी को उखाड़ फेंके, मोदी को रद्द करोगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अब जो चुनाव होगा उसके बाद आपको मेरी बात सिद्ध साबित होती दिखेगी। तो अब 14वां पॉइंट है कि जो सर्वे में अभी जो सर्वे कर रहे हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो एनडीए विरोधी लोग हैं, जो विपक्ष है, वो कह रहा है, दीपक शर्मा का हमने वीडियो देखा, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 272 पर सिमट जाएगी। बहुत एक्सपर्ट बैठकर वहां डिबेट करते हैं कि भैया आपकी बीजेपी समझ जाएगी 272 पे, इससे ऊपर नहीं जाएगी 250। एक एक्सपर्ट कह रहा है कि भैया 210 पे बीजेपी समझ रही है। लेकिन उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को इस्तेमाल करा है, और जिसके कारण बीजेपी जो है 370 के आसपास आ रही है, मानी 40 सीटें उन्हें बढ़ा दी, 40-50 सीटें। लेकिन अगर इस तरह की बात की जाए तो कांग्रेस की 10 साल कार्यकाल रहा, उसमें ईडी सीबीआई को इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स को इस्तेमाल किया। तो अगर आज भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रिप्ट हैं, उन लोगों पर कार्रवाई सरकार कर रही है, एजेंसियां कर रही हैं, तो इसमें नई बात नहीं है। जब कांग्रेस होती है वो ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करती है, तो बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो इस चीज को इस्तेमाल करना, जिसके पास अगर इंतजाम है, जिसके पास संसाधन है, वो जरूर इस्तेमाल करेगा। तो दरअसल असली बात यह है कि बीजेपी अगर देश में कमजोर है, तो जहां जहां कमजोर है वहां उसने स्थानीय पार्टियों को अपने साथ लिया है, और अपने साथ लेकर जो है वो हर हाल में सत्ता में पहुंचेगी। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, मैं आगे बात करूंगा, जहां पर बीजेपी सुन है, उन्हें स्थानीय दल जैसे आंध्रा है, वहां वो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, तो वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स जीत का आई थी। तो उसमें उसके साथ जो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे मिलकर टीडीपी से बीजेपी गठबंधन के ऐसे बहुत सारे काम कर रही है। तो स्थानीय दल से मिलकर बीजेपी सत्ता में पहुंचेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा आश्वस्त हूं। लेकिन बीजेपी और जो मोदी विरोधी जो विपक्षी है, वो कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं लौटेगी, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो चुकी है, उनके संसाधन लुट चुके हैं, और बहुत सारी जो कार्रवाई है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा हो रही है, और उससे जो विपक्ष का जो धन था, जो कैपिटल थी, वो खत्म हो चुकी है। आईएसपी से बहुत सारे अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को उत्तर प्रदेश में भूमाफिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो क्रिप्ट हैं, जो गैंगस्टर, उनकी संपत्ति को योगी तहस नहस कर रहे हैं, लगातार उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो इस तरह जो क्रिप्ट लोगों को ईडी सीबीआई या सरकारें कर रही हैं, वो गलत नहीं, बिल्कुल सही है। और इसका जो कार्रवाई मोदी सरकार का या योगी सरकार का, राज्य सरकार का जो कार्रवाई करने का तरीका, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जो क्रिप्ट होगा उसमें कार्रवाई होगी, अगर आप क्रिप्ट नहीं है तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। जो बेवजह अफवाह उड़ाते हैं वो गलत है। फिलहाल अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो 15वां पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, जिस पर हम बात करते हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल जो क्रिप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन पर कार्रवाई होना तय है, और हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए। हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में सपोर्ट करना चाहिए। तो भ्रष्टाचारियों से दरअसल मोदी क्या चाहते हैं और विपक्ष क्या चाहते हैं? मोदी चाहते हैं कि देश में सरकार रहे, और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचारी को जेल भेजे, जो भ्रष्टाचारियों पर संपत्ति पर बुलडोजर चलाए। लेकिन विपक्ष चाहता है कि हम सब 10 टांग की सरकार बना दें, और सरकार बनाकर वो मनमानी करें, ताकि जो गठबंधन के लोग हैं, 10 टांग की सरकार है, वो अपनी मनमर्जी करें, भ्रष्टाचार करें और देश को लूटें। तो मोदी के रहते ऐसा होना संभव नहीं है। जब तक मोदी है, लीडरशिप है, कोई भी सत्ता में पहुंचना मेरे हिसाब से नामुमकिन। और अगर धोखेधड़ी से पहुंच गया तो ये दावा है, कोयला घोटाला और बहुत सारे ऐसे घोटाले हो चुके हैं। अब मोदी के कार्यकाल की बात कर लें तो मोदी पे जीएसटी घोटाला लगा, नोटबंदी घोटाला लगा, अभी इलेक्ट्रॉल फंड बॉन्ड के लेकर घोटाला लगा, लेकिन एफआईआर राफेल जो विमान था उसको लेकर घोटाला लगा। किसी भी मामले की एफआईआर फाइल नहीं हुई, इसलिए घोटाला कहना उचित नहीं है। तो भ्रष्टाचारियों को सरकार में लाना देश के लिए हानिकारक है। तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का आप इस्तेमाल करके सत्ता में पहुंच सकते हैं, और नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आप आलोचक बनेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, खात्मा होगा, नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिस चीज में स्किल नहीं है, अगर एक बार बताओ, 10 साल से मोदी राज कर रहे हैं, 2014, 2019, हर बार में आखिर कैसे पहुंच जाते हैं? लोग ईवीएम पर ले जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्य में बीजेपी, 1 राज्य में कांग्रेस आई। तो 1 राज्य में कोई स्थानीय दल आया, तो तेलंगाना में जब सरकार बनी तो वहां में ईवीएम में गड़बड़ कर सकते, बीजेपी अपने पक्ष में ले सकती। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। और ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन जो देश जनता के हित में काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, वो सत्ता में लौटेगा। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम
मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अपने भविष्य को बना सकते हैं, देश के भविष्य को बना सकते हैं। तो हम सब मिलकर इस महान भारत को ये सक्षम बनाने के लिए, आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए आगे आना चाहिए एक्सपर्ट लोगों को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज, SB सागर, सुशील बाबू सागर, टाइगर पोस्ट न्यूज आपके हर समस्या में आपके साथ है। तो अब दूसरा वीडियो होगा कि जो 35 राज्य हैं उन राज्यों में कहां का वोट शेयरिंग बीजेपी का कितना है, कांग्रेस का कितना है, स्थानीय दलों को कितना है, सारी बात नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस न्यूज। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।